नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई जा रही है दोस्तों, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ है दोस्तों, ये टॉपिक वाइज चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास का। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। इससे देखेंगे कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन बने हैं और उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिवनी हो जाएगा। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह जो सबसे पहले हुआ था वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गंजन सिंह कोरकू ने गंजन सिंह कोरकू कोरकू ने गंजन सिंह कोरकू ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों में मध्य प्रदेश के कौन से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो आपसे अगर पूछे जाए कि जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो एक व्यक्ति थे गंजन सिंह कोरकू। उनका जो नाम था वो गंजन सिंह कोरकू था। इन्होंने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगर हम भारतीय कांग्रेस समिति की बात करें तो भारतीय कांग्रेस समिति ने 9 अगस्त भारतीय कांग्रेस समिति ने 9 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह क्या किया था, प्रस्तावित किया था। जंगल सत्याग्रह को क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश की तुरिया, सिवनी और घोड़ा दोगी बैतूल से हुई थी। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की जो शुरुआत थी सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो सिवनी के तुरिया जगह पर हुई थी और घोड़ा दोगी बैतूल से। तुरिया में जंगल सत्याग्रह के दौरान विरोध करने पर 4 लोगों की यहाँ पर हत्या हो गई थी। मगनलाल ओसवाल की हत्या तब की गई जब वह इंदौर सराफा बाजार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसे इंदौर का सराफा कांड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, तो उदयगिरी अभिलेख और बाघ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा कि सांची के अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। और सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा एक बौद्ध प्रतिष्ठान दान देने का भी उल्लेख है। तो इसमें एक और चीज जुड़ती है कि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा एक बौद्ध विक्रमादित्य द्वारा एक बौद्ध प्रतिष्ठान को दान करने का क्या है, उल्लेख है। इसकी तिथि गुप्त काल का 13वां वर्ष था। अगर हम इसकी तिथि की बात करें तो इसकी जो तिथि थी वो गुप्त काल का, कौन सी काल का दोस्तों, गुप्त काल का 13वां वर्ष था। ठीक है दोस्तों, तो किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, तो दोस्तों सांची के अभिलेख में। और सांची के अभिलेख में एक और चीज मिलती है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा एक बौद्ध प्रतिष्ठान को दान किया गया था, उसका भी उल्लेख सांची के अभिलेख में मिलता है। और इसकी तिथि की अगर बात की जाए तो इसकी तिथि गुप्त काल का जो 13वां वर्ष था उसे माना गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा धार। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हुड नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था। तो आपसे पूछा गया जो हुड नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था। तो हुड नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले जो यशोधर्मन का संबंध था वो ओलिकर राजवंश से था। किससे था, ओलिकर राजवंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ओलिकर राजवंश। ठीक है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा, ओलिकर राजवंश। अब इसमें मेहरकुल जो थे वो तोरमण का पुत्र था। उन्होंने हेंसवांग द्वारा एक शासक के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये जो मेहरकुल थे, ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मेहरकुल किसका पुत्र था, तो मेहरकुल तोरमण का क्या था, पुत्र था। ठीक है, तोरमण का क्या था, ये पुत्र था दोस्तों। ठीक है, मेहरकुल।
और अगर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो 15वीं शाही वर्ष में जारी ग्वालियर शिलालेख के अनुसार उनकी संप्रभुता ग्वालियर तक फैली हुई थी और यशोधर्मन 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग के दौरान मध्य भारत के मालवा के शासक थे। तो 6वीं शताब्दी में, 6वीं अगर हम शताब्दी की बात करें, 6वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, दोस्तों गलतियाँ, 6वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, ठीक है दोस्तों, 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग के दौरान, प्रारंभिक भाग के दौरान भारत में मालवा के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो यशोधर्मन जो थे वो 6वीं शताब्दी के यशोधर्मन जो थे वो 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग के भारत के मालवा के कौन हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, यशोधर्मन और विष्णुवर्धन का मंदसौर शिलालेख 532 ईस्वी में लिखा गया था। अगर हम बात करें यशोधर्मन और विष्णुवर्धन का मंदसौर शिलालेख जो लिखा गया था वो कब लिखा गया था? 532 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, खैरी और मंडला के बीच में। ठीक है, तो किसके मध्य में युद्ध हुआ था? तो खैरी और मंडला के मध्य में स्थान पर इसका युद्ध हुआ था। रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? खैरी मंडला। ठीक है, तो जो युद्ध हुआ था वो खैरी मंडला में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था 23 नवंबर 1857 को खैरी मंडला की प्रसिद्ध युद्ध में मंडला की डिप्टी कमिश्नर, मंडला के उस समय जो डिप्टी कमिश्नर थे, मंडला के युद्ध जो हुआ था वो 23 नवंबर 1857 में हुआ था। मंडला की डिप्टी कमिश्नर वॉशिंगटन के फौज को हराकर किसे हराकर दोस्तों? फौज को हराकर अद्भुत नेतृत्व कौशल और वीरता का क्या दिया था? परिचय दिया था। तो कहीं ना कहीं जो उस समय मंडला की डिप्टी कमिश्नर थे वॉशिंगटन, उनकी फौज को हरा दिया था और रानी अवंतीबाई ने ये युद्ध जीता था। और ये 23 नवंबर 1857 का युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खैरी और मंडला में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पाषाणकालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोरवे। ठीक है, मानोटी यहीं पर स्थित है, कायथा उज्जैन और आबरा मंदसौर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोरवे। ताम्रपाषाणकालीन स्थल जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के किस में? तो ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाए। और एक गोदावरी की नदी, सहायक नदी, पेवरा नदी पर स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है। शेष मनोटी और आखरा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले तथा कायथा उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो जो मनोटी और आवरा है ये दोनों ही मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? मंदसौर जिले में। और कायथा की अगर बात की जाए तो ये उज्जैन में है। ठीक है, और अगर महाराष्ट्र जोरवी की बात की जाए तो ये गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है जिसे प्रवरा नदी कहा जाता है, पर स्थित एक गांव और एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि नव सह साकांचरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो आपको बताना है नव सह सांकचरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो आपको बताना है नव सह सांकचरित जो पुस्तक है ये किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राजा भोज, दूसरा है उदयादित्य सिंधुराज और
वकपतिराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सिंधुराज। ठीक है दोस्तों। तो जो ये जो नवसह सांक चरित्र एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है ये दोस्तों। ये कैसा ग्रंथ है? तो ये एक संस्कृत ग्रंथ है। ये दोस्तों एक संस्कृत ग्रंथ है और 11वीं शताब्दी ईस्वी में पद्मगुप्त परमल द्वारा इसे रचित इस ग्रंथ से परमार वंश के सिंधु राज नव सैंसांक के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसे किसने रचित किया है दोस्तों? तो पद्मगुप्त पद्मगुप्त परमिल पद्मगुप्त परमल परिमल द्वारा इसे क्या किया गया है? रचित किया गया। ठीक है दोस्तों, रचित किया गया है। अब होता क्या है? तो इस ग्रंथ से संस्कृत साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया है। इस ग्रंथ को क्या माना गया है? इस ग्रंथ को संस्कृति साहित्य का इस ग्रंथ को संस्कृति साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया। महाकाव्य प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर से समझ लेते हैं कि आपसे एक पुस्तक का नाम पूछा गया था, नव सैसांक चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधुराज। यह एक संस्कृत ग्रंथ था और इसके जो रचयिता थे वो पद्मगुप्त परमिल थे। ठीक है, और इस ग्रंथ को संस्कृति साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य भी माना गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? तो उज्जैनी भुजंग राजशेखर के कृत सिंध साल भंजिका में युवराज देव प्रथम को कहा गया है। तो किसे कहा गया है? युवराज देव प्रथम। तो इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। तो उज्जैनी भुजंग राजशेखर कृत्य के सिंध साल भंजिका में, ठीक है, तो राजेश्वर हैं एक राजशेखर, राजशेखर कृत राजशेखर की कृत सिद्ध राजशेखर की कृत सिद्ध साल भंजिका सिद्ध साल भंजिका सिद्ध साल भंजिका में सिद्ध साल भंजिका में युवराज देव प्रथम को क्या कहा गया है? उज्जैनी भुजंग कहा गया। युवराज देव कलचुरी शासक थे। ठीक है, इनके राज दरबार में रहते हुए राजशेखर ने अपने दो ग्रंथ काव्य मीमांसा और विद्य साल भंजिका की रचना की थी। तो इसलिए उसमें युवराज देव प्रथम को क्या कहा गया था? उज्जैनी भुजंग कहा गया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों बाघ की जो गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। ठीक है, यह नर्मदा की जो सहायक नदी है बागनी नदी के किनारे में स्थित है। नर्मदा की जो सहायक नदी है बागनी नदी, उसके किनारे क्या है? स्थित है। इन गुफाओं की जो खोज हुई थी वो 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। 1818 में किसने की थी? डेंजर फील्ड ने। ठीक है दोस्तों, बागनी नदी के किनारे 1818 में डेंजर फील्ड में। और बागनी नदी नर्मदा नदी की क्या है दोस्तों? सहायक नदी है। नर्मदा नदी की क्या है? सहायक नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, 1708 में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो 1708 में भोपाल रियासत की जो स्थापना की थी वो अफगान सरदार के दोस्त मोहम्मद खान ने, अफगान सरदार के जो दोस्त थे मोहम्मद खान ने 1724 में की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान। तो भोपाल रियासत की स्थापना अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1700 कब की थी दोस्तों? 24 में की थी। और यह मंगलगढ़ में तैनात मुगल सेना का एक कमांडर था। मंगलगढ़ में तैनात मुगल सेना का एक क्या था? मुगल सेना का कमांडर हुआ करता था। मुगल सेना का क्या था दोस्तों? एक कमांडर था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रकूट शासन दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिरण्य गर्भ कहते हैं, तो राष्ट्रकूट
कि शासन दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? तो हिरण्य गर्भ को कहीं ना कहीं इन्होंने संपन्न किया था। तो दोस्तों 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट के प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्य गर्भ नामक स्थान किया था। तो इन्होंने चालुक्य अधिपति को क्या किया था? उखाड़ फेंका था और हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है और यह माना जाता है कि बलिदान करने वाले का क्षत्रिय रूप में पुनर्जन्म होता है, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो यह जो अनुष्ठान है वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह माना जाता है कि बलिदान करने वाला जो क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, और भले ही वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहरी गोलीकांड घटना कब घटित हुई थी? स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की जो थोना लोहरी गोलीकांड घटना थी वो 1939 में घटित हुई थी दोस्तों। कब घटित हुई थी? 1939 में। तो इसका राइट आंसर 1939 होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति कब शामिल हुए थे? तो दोस्तों जनजातीय नेता जो सीताराम कंवर थे और रघुनाथ सिंह मंडलोई बुलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में 1857 में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1857 में। तो राइट आंसर इसका 1857 हो जाएगा। ये आदिवासी नायकों ने शोषण के खिलाफ मोर्चा लिया और अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। उन्होंने भिलाला की 3000 क्रांतिकारियों का एक संगठन दल बनाकर होलकर दरबार के घुड़सवार सैनिकों को लड़ने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। तो कितने क्रांति इसमें शामिल थे क्रांतिकारी? 3000। 3000 क्रांतिकारियों को 3000 क्रांतिकारियों को क्रांतिकारियों को क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाकर एक संगठित क्रांतिकारियों का एक संगठित दल बनाकर होलकर दरबार के घुड़सवार सैनिकों को लड़ने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 1857 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से शासकों के किसके शासन काल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो सास बहु मंदिर है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों सास बहु मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के कहाँ पर? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में क्या है? ये स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में है ना सास बहु मंदिर स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था वो महीपाल ने करवाया था। ठीक है, और ये जो किस भगवान को ये पूछा जाता है, ये जो एक तरीके से मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही कि जो सास बहु मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण महीपाल ने करवाया था। ये जो सास बहू मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और किस भगवान को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, अब हम अगर आगे और बात करें इसकी जानकारी के लिए, तो यहाँ मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण जो बताया जाता है वो कच्छपात राजवंश के राजा महीपाल ने इसका जो निर्माण करवाया था वो 1093 में करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1093। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, तृतीय शताब्दी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र में पर था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो त्रिपुरी हो जाएगा। तृतीय शताब्दी में बोधि वंशी राजाओं का जो अधिकार था वो किस क्षेत्र पर था? न तो मालवा में था, न निर्माण में, न शिवपुरी में, वो त्रिपुरी में था। कहाँ पर था? त्रिपुरी में। अब दोस्तों बात आती है कि त्रिपुरी कहाँ पर है, और त्रिपुरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो त्रिपुरी है ये मध्य प्रदेश में ही है। क्यों? क्योंकि त्रिपुरी का आज जो वर्तमान नाम है, वो क्या है दोस्तों? जबलपुर है। क्या है? जबलपुर। ठीक है, त्रिपुरी का जो आज वर्तमान नाम है वो क्या है दोस्तों? जबलपुर है। ठीक है, इसे आज जबलपुर कहा जाता है। बौद्ध शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर 4 बौद्धी शासकों श्री बौद्धि, वटुबुद्धि, चंद्रबुद्धि और शिवबुद्धि के बारे में जानकारी का क्या है? उल्लेख है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जबलपुर का प्राचीन नाम या पहला नाम क्या है? त्रिपुरी कहा जाता था उसे, और आज इसे क्या कहा जाता है? जबलपुर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया और ये भी शायद रिपीट है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये भी रिपीट। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी। तो दोस्तों मंदसौर अभिलेख की जो रचना थी वो वत्स भट्टी ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, वत्स भट्टी ने की थी। और यह अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। ये जो अभिलेख है ये कहाँ पर स्थित है? मंदसौर के, सॉरी, ये अभिलेख जो स्थित है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो था दसपुर। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था वो दसपुर था। तो इसकी अगर हम प्राचीन नाम की बात करें मंदसौर की, तो मंदसौर का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो कौन था? दसपुर था। इस अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का क्या करवाया था? यहाँ पर निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, तो मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। ठीक है, और यह अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो दसपुर था। इसका जो प्राचीन नाम था क्या था दोस्तों? दसपुर था। और इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि रेशम की बुनकरों की श्रेणी एवं भव्य सूर्य मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने जो मंदसौर की संधि की थी वो दोस्तों मल्हारराव होलकर के साथ की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये जो संधि हुई थी दोस्तों ये 6 जनवरी 1818 को सर थॉमस सर थॉमस हिस्लॉप सर थॉमस हिस्लॉप और मल्दर राव होलकर के बीच, ठीक है, मल्लर राव होलकर के बीच क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। और कब हुई थी? तो 6 जनवरी 1818 में। मालवा क्षेत्र में महिदपुर की लड़ाई के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि के द्वारा होलकर ने सतपुड़ा की पहाड़ियों का दक्षिणी भाग अंग्रेजों को दे दिया था। तो इस संधि के साथ क्या हुआ था? जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उनका जो दक्षिणी भाग था वो किसे दे दिया गया था? अंग्रेजों को दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो ठाकुर निरंजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये डी, महाकौशल से संबंधित है। ठीक है, अब वह अब ये जो महाकौशल क्षेत्र है, लेकिन इनकी अगर हम बात करें जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये नरसिंहपुर जिला जो पड़ता है वहाँ पर ये पैदा हुए थे, जो जबलपुर डिवीजन के क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो महाकौशल, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो नरसिंहपुर जिले में हुआ था, जो जबलपुर डिवीजन के क्षेत्र में आता। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान 1401 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव निम्न में से किस शासक ने डाली थी दोस्तों? तो दिलावर खां। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? दिलावर खां ने दिल्ली सल्तनत के दौरान 1401 में मालवा के स्वतंत्र राज्य की नींव दिलावर खां ने डाली थी। जिन्होंने तैमूर के आक्रमण और साम्राज्य के विखंडन के बाद, ठीक है, तैमूर के आक्रमण और साम्राज्य के विखंडन के बाद 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य बनाया। और खिलजी वंश के तहत मालवा सल्तनत अपनी चरम पर थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पूछा जा रहा है कि ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है? आपसे बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ग्वालियर के किलों को ये कहा था कि भारत के किलों की माला में ये मोती का काम करती है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने ये कहा था कि ग्वालियर ग्वालियर के किले को सम्राट बाबर ने भारत के किलों की माला की मोती कहा था। 1398 1398 से 1398 ईस्वी से 1516 तक 1516 ईस्वी तक ग्वालियर में तोमरों के राजपूत राजवंश के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो 1339 से लेकर 1516 तक किसका? यहाँ पर तोमरों का राजवंश हुआ करता था दोस्तों। तोमरों का राजवंश होता था। और राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में इसके बड़े पैमाने में क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो जो राजा मानसिंह थे, राजा मानसिंह ने ही एक तरीके से माना जाता है कि वो उन्होंने ही ग्वालियर किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो राजा मानसिंह ने। उनके ही
मतलब शासनकाल में सबसे बड़ा निर्माण कार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1398 से लेकर 1516 तक। और अगर ये पूछा जाए कि ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला की मोती कहा है, तो ये बाबर ने कहा है। ठीक है, आपको बाबर के बारे में पता ही होगा, जिसने मुगल साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, 1526 में। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि मांडू की रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था, तो मांडू की रूपमती महल का जो निर्माण करवाया था वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाज बहादुर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मांडू का जो रूपमती महल है वो कहाँ पर है। तो मांडू के रूपमती महल का निर्माण जो हुआ है वो 365 मीटर ऊंची, 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और ये जो महल का निर्माण करवाया गया था ये बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए कराया था। और इसी के साथ ही सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थान के रूप में इसका क्या किया गया था, प्रयोग किया जाता था। जो रूपमती थी, बाज बहादुर की जो रानी थी रूपमती, वो सुबह नर्मदा के दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी, इसलिए बाज बहादुर ने इतनी ऊंचाई पर इनका क्या करवाया था, निर्माण किया था। तो ये जो महल था रूपमती महल, ये 365 मीटर की ऊंचाई पर बनवाया गया था। और इसका जो निर्माण करवाया था वो बाज बहादुर ने करवाया था, क्योंकि उनकी जो रानी थी रूपमती, उनके लिए ये करवाया गया था, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह नर्मदा के दर्शन के बाद ही वो अन्न ग्रहण करती थी, इसलिए इतनी ऊंचाई पर इसे बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो होमो इरेक्टस का जो कंकाल है वो सीहोर के जिले हथनौरा में नर्मदा होमो इरेक्टस खोपड़ी की खोज की गई है। ठीक है, तो जो हथनौरा है ये सीहोर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में, सीहोर जिले में पड़ता है, वहां पर इसे प्राप्त किया गया। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। मैकाल श्रेणी से संबंधित है दोस्तों, तो मैकाल श्रेणी से जो संबंधित है वो कौन सी श्रेणी संबंधित है, सतपुड़ा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो ये भारत के छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के मरवाही, मुंगेरी, कवर्धा आदि जिले में है। और इसमें धारवाड़ का कडप्पा चट्टान की प्रधानता है। इसमें धारवाड़ की कडप्पा चट्टान की क्या है दोस्तों, प्रधानता है, जिससे यहाँ पर लो आयक्स व फ्लोराइड मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था। तो कन्नौज के जो गुर्जरों प्रतिहारों का जो मूल स्थान था वो गुजरात था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुजरात। मिहिर भोज इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। मिहिर भोज जो थे इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। कौन थे, मिहिर भोज। ठीक है, ठीक है, मिहिर भोज जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे या प्रसिद्ध राजा थे। 8वीं शताब्दी के अरब आक्रमणों का विरोध करने के साथ साथ पालों और राष्ट्रकूटों के साथ अपनी त्रिपक्षीय सत्ता के संघर्ष के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, मेहर भोज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, मांडू के किले का निर्माण दोस्तों। तो मांडू के किले का निर्माण जो करवाया गया था वो हुसैन शाह या हुसंग शाह द्वारा इसे क्या करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। ठीक है, यह किला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये जो किला है कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। ये जो किला है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और मांडू का यह शहर रानी रूपमती मंडप, होसंग शाह का मकबरा और बाज बहादुर महल और हिंडोला महल आदि विरासत स्थल के यहाँ पर स्थित है। यहाँ 40 से अधिक स्मारक हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। यहाँ क्या है, धार के जिले में 40 से अधिक स्मारक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनने के विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं था। तो आपको बताना है कौन सा जो राज्य था उनमें से मध्य प्रदेश के बनने के लिए विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नागपुर। विंध्य प्रदेश था, भोपाल था और मध्य भारत भी था। तो आपको पता ही होगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का प्रमुख सुधार अधिनियम था, जो उन्हें भाषा के आधार पर क्या करना चाह रहा था, व्यवस्थित करना चाहता था। मध्य प्रदेश में शामिल किए गए राज्य विंध्य प्रदेश, भोपाल और भारत थे, मध्य भारत थे, लेकिन उपयुक्त विकल्प में नागपुर जो है
वो सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नागपुर इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश भी शामिल था। अब आपको बताना है कि 1853 में अंग्रेजों ने जो नागपुर राज्य पर कब्जा किया था, वो अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कौन शामिल था? तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश भी क्या था, इसमें शामिल था। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र पर, पूर्वी महाराष्ट्र था इसमें शामिल। ठीक है, पूर्वी महाराष्ट्र था शामिल। अगर हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ की बात करें तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था, और इसमें कौन था? छत्तीसगढ़ भी शामिल था दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 1888 में असीलगढ़ के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो जो जामा मस्जिद का निर्माण, जो असीलगढ़ का किला है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? बुरहानपुर जिले में, असीलगढ़ का जो किला है वो स्थित है। ठीक है, तो असीलगढ़ का एक ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है तथा इसका निर्माण 14वीं सदी में, इसका जो निर्माण है असीलगढ़ के किले का निर्माण जो करवाया था वो 14वीं सदी में, जो बुरहानपुर जिले में स्थित है, 14वीं सदी में अहीर अहीर राजा ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अहीर राजा ने करवाया था। असीलगढ़ का किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की सतपुरा पहाड़ियों की शिखर समुद्र तल से लगभग 250 फुट की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, क्योंकि राजा जो अली खान है उसके ऊपर जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो असीलगढ़ का जो किला है वो बुरहानपुर जिले में स्थित है, और 14वीं सदी में इसे अहीर के राजा ने निर्माण करवाया था इसका। लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ों की पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं स्थित है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित था? तो जो सिंगरौली था दोस्तों, वो आपके रीवा रियासत से क्या था, संबंधित था। सिंगरौली आपको पता ही है, आज सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली रीवा की एक रियासत थी जो बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा थी। सिंगरौली का राजा रुद्र प्रताप सिंह खैरवार ठाकुर थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि सिंगरौली रीवा रियासत, ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली का जो संबंध था वो रीवा रियासत से था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा है? तो 1895 से मालवा राजनीतिक एजेंट का जो मुख्यालय था दोस्तों, वो आपका नीमच क्षेत्र रहा है। कौन सा क्षेत्र है? नीमच। अगले क्वेश्चन पे, अब हालांकि इतने ही क्वेश्चन है, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे।